वर्ष 1982। जी हाँ, वर्ष 1982 में एशियाई खेल भारत में हुआ था। खेलों के आयोजन से पहले बड़ी संख्या में फ्लाईओवर और खेल के मैदान बनाए जाने थे और ठेकेदारों ने बड़ी संख्या में मजदूरों और मिस्त्री की भर्ती की। लेकिन इन ठेकेदारों ने सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी थी उससे भी कम मजदूरी देना शुरू कर दिया। यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इन मजदूरों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी जरूर दिया जाए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार किस आधार पर यह फैसला दिया होगा? जवाब है मौलिक अधिकारों के आधार पर। हमारे देश के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे उन मजदूरों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने का अर्थ है कि मजदूरों का शोषण हो रहा था और संविधान ने देश के नागरिकों को शोषण के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किया है। अमूमन हर एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को दिए गए अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध करता है। आखिरकार ऐसे कौन से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे? संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया अधिकार मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से अलग है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सरकार का कोई भी अंग कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। अगर सरकार के किसी कार्य से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करता है। एक प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब दें। अगर कोई दुकानदार ग्राहकों की जाति धर्म पूछकर सामान बेचता हो, अगर जाति धर्म के आधार पर वह ग्राहकों से व्यवहार करता हो, तो क्या यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देश के संविधान ने नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, उम्र, लिंग, क्षेत्र या भाषा से ताल्लुक रखता हो, नागरिकों के साथ कदापि भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अनेकों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान किया है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अतः अब संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। आइए जानें उनके बारे में। पहला जो अधिकार है वह है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। उसी तरह दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है।
आइए समझते हैं अब समानता के अधिकार के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए समानता के अधिकार को समझने का प्रयास करें। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि यानी कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा, चाहे व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह महानगरों में रहने वाला व्यक्ति हो या पिछड़े सुदूर गांव का, कोई कश्मीर का हो या केरल का, चाहे जो भाषा बोलता हो, हिंदी भाषी हो या अंग्रेजी बोलने वाला हो या तमिल तेलुगु बोलने वाला हो। कानून के सामने सभी बराबर होंगे। कानून सबको एक नजर से देखेगा। हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का अंत करता है। जी हां, अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध नागरिकों को समता का अधिकार देता है। सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, कुआं, तालाब, स्नान घर, मंदिर, पार्क, खेल मैदान आदि में प्रवेश करने की समानता देता है। किसी को भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अर्थात रोजगार में अवसर की समानता देता है। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। नौकरियों, रोजगार, सेवा योजन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि आर्टिकल 15 के नियम 4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े SC, ST और OBC वर्ग के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष नियम बनाने की छूट है। वहीं आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(5) राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण देने की छूट देता है। अभी हाल ही में वर्ष 2019 में हुए 124वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में 6वां नियम जोड़ा गया। जी हां, अनुच्छेद 16(6) के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल सामान्य वर्ग के उत्थान के लिए राज्य और भारत सरकार को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। EWS यानी एक्सट्रीमली वीक सेक्शन, अत्यंत कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण इसी अनुच्छेद के अनुरूप प्रदान किया गया है। आइए समझें अनुच्छेद 17 को। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की जो प्रथा थी, यानी जाति, धर्म, जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव पहले होता रहा है, उस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 18 को समझे। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। अंग्रेजों के समय सर, राय बहादुर जैसे उपाधियां दी जाती थी। इस प्रकार आम नागरिकों और कुलीन अभिजात्य उपाधि प्राप्त नागरिकों में भेदभाव बढ़ता था। भारतीय संविधान ने इस तरह के उपाधियों को ही समाप्त कर दिया ताकि नागरिकों में समानता बनी रहे। आइए अब बात करें संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जी हां, संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत देश के नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला,
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो दूसरा अधिकार दिया गया वह यह था कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद द्वारा शांतिपूर्ण सम्मेलन, सभा या जुलूस प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है। जो तीसरा अधिकार दिया गया, जो तीसरी स्वतंत्रता दी गई, वह था समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा जो स्वतंत्रता दी गई वह यह था कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत जो पांचवी स्वतंत्रता दी गई वह था भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, यानी भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छानुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 जो छठवां आजादी देता है वह है व्यवसाय, जीविका चुनने की आजादी। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संविधान ने देश के सभी नागरिकों को उनकी इच्छा अनुसार जीविका या व्यवसाय चुनने की आजादी दिया है। अब आइए हम समझें अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 यानी अपराध को दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। साथ ही एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के संबंध में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा, जी हां, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें 86th संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। अब आइए समझते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 यह बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी नागरिक को बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना लंबे समय तक उसे बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता है। बंदी बनाए गए किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वह वकील से परामर्श कर सके और अपने बचाव का प्रबंध भी कर सके। इस अनुच्छेद के अनुसार बंदी बनाए गए नागरिक को 24 घंटों के अंदर न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्य रूप से उपस्थित करना होगा। इसे भी जरूर जानिए, ध्यान से समझिए। दिन था 25 जून 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले
इस आपातकाल के दौरान नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। कहा गया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को स्थगित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। यही नहीं, यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 को भी स्थगित कर सकता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 30 अप्रैल 1979 से प्रभावी हो गया, यह व्यवस्था कर दी गई कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भी अनुच्छेद 21 यानी जीने की आजादी को नहीं छीना जा सकता। यही नहीं, अनुच्छेद 20 को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया। कहा गया कि किसी को निवारक नजरबंदी में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट ना दे दे कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं। अभी तक हमने दो अधिकारों के बारे में विस्तार से जाना। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक था, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। अब हम संविधान द्वारा प्रदान किए गए तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी नागरिक से उसकी इच्छा के बगैर जबरदस्ती काम या श्रम नहीं लिया जा सकता। इस तरह बेगारी और जबरदस्ती लिया गया श्रम गैर कानूनी ठहरा दिया गया। आइए जाने हम अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह इस अनुच्छेद ने बाल श्रम पर रोक लगा दिया है। चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, सेकुलर शब्द। आशय है कि भारत में कोई राजधर्म नहीं होगा। राज्य व सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्मों के प्रति समानता, तटस्थता और निष्पक्षता की भावना रखी जाएगी। इसी को दृष्टि में रखकर ही देश के नागरिकों को धर्म के संबंध में व्यापक अधिकार दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 25 के बारे में जानिए। इसमें भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। हालांकि वह किसी भी धर्म का मुखालफत या निंदा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में यह स्पष्ट कर दिया है कि छल कपट, लालच या बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 26 किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसका पोषण और प्रबंधन का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने पंथ का प्रचार करने तथा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। इसके लिए वे चाहें तो देश के कानून का पालन करते हुए चल तथा अचल संपत्ति भी रख सकते हैं।
अनुच्छेद 27। इस अनुच्छेद द्वारा किसी भी व्यक्ति से टैक्स अर्थात कर वसूल करने या चंदा लेने को मजबूर करने की मनाही की गई है जिसका उपयोग किसी खास धर्म, पंथ या संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए किया जाना हो। अनुच्छेद 28 के बारे में जानिए। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय की शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं अपने अपने धर्म की शिक्षा बच्चों को देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए अभिभावकों से सहमति लिया जाना जरूरी है। बच्चों को किसी धर्म, संप्रदाय की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आइए समझते हैं संविधान में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। संस्कृति का अर्थ होता है हमारी खान पान, रहन सहन, पहनावा, आचार विचार, रीति रिवाज और परंपराएं। अनुच्छेद 29 यह भी कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्था जाति, धर्म, पंथ, वंश या भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश देने से किसी भी स्थिति में मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 को जानें। यह अनुच्छेद किसी भी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार विद्यालय या शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान या सहायता देते समय किसी भी प्रकार से भाषाई या धार्मिक स्वरूप के कारण भेदभाव नहीं बरतेगी। अब छठवें मौलिक अधिकार के बारे में जानें। छठवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 है। यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यूं कहिए कि अनुच्छेद 32 के अभाव में मौलिक अधिकारों की बात करना ही बेमानी है। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत देश का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 5 तरह के आदेश जारी कर सकता है। आइए उन सभी 5 आदेशों के बारे में विस्तार से समझें। जो पहला आदेश है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर रखना, शरीर प्रस्तुत करना। मतलब वी कमांड दैट यू शुड हैव द डिटेनीज बॉडी ब्रॉट टू द कोर्ट, यानी हम आदेश करते हैं कि आप गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करें। मनमाने ढंग से पुलिस या किसी अन्य राजकीय संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध ढंग से हिरासत में लेने पर न्यायालय उन्हें यह आदेश करती है कि वह व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी मनमानियों पर रोक लगाकर नागरिकों को सुरक्षा देता है। दूसरा जो आदेश है वह है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है वी कमांड, मतलब हमारा आदेश है। यह आदेश तब जारी होता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी, संस्था या सार्वजनिक इकाई अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा
और ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों। तीसरा आदेश प्रतिषेध रिट या निषेध आदेश, अंग्रेजी में प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना या निषेध करना। अगर कोई अधिकारी या संस्था कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसका उसे अधिकार नहीं है और इस कारण से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा हो। चौथा आदेश अधिकार परीक्षा, क्यूवो वारंटो। क्यूवो वारंटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करने का प्रयास करता है जिसे करने का अधिकार ही न हो, जिसके कारण अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा हो, तो इसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है। पांचवा आदेश उत्प्रेषण रिट, सरसराय। सरसराय एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, अर्थात पूरी तरह सूचित किया जाए। अगर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम किया है या कानूनी प्रक्रिया का ठीक ढंग से पालन नहीं किया है, तो वह उस मुकदमे की सुनवाई स्वयं भी कर सकता है। इस आदेश के द्वारा शीर्ष न्यायालय निचली अदालतों में चल रहे किसी भी मुकदमे का पूरा विवरण और रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लेता है। इस प्रकार हम सभी ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए सभी 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जाना और समझा। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र था, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। जी हाँ, सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 31 को संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़कर इसे अनुच्छेद 300 क के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार भर रह गया है।